हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतर अवस्था में हो। आज है 3 और 4 मार्च का 2022 का डिस्कशन। जो सबसे पहला डे है वो है 3 मार्च से रिलेटेड। इसमें क्या है, 3 मार्च को पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, यानी विश्व वन्यजीव दिवस। जो विश्व वन्यजीव दिवस ये क्यों मनाया जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो वनों में रहने वाले जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो ये याद रखना है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है, तो ये होता है 3 मार्च को। आपने ये अच्छे से याद रखना है। और ये जो हमारी न्यूज़ जुड़ी हुई है ये कोयले से लेकर, कोयले की एक नई जगह पाई गई है और उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वेस्ट बंगाल में जो पाया जाने वाला देवचा पचामी कोयला है ये वहाँ के लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है और वहाँ की ऊर्जा की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। और साथ में यह बहुत ही बेहतरीन किस्म का कोयला है, यानी बंगाल की इकोनॉमी में, बंगाल की एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी हद तक योगदान दे सकता है। और ये कोयले का नाम याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेंगे। देवचा पजामी कोयला ये कहाँ पर पाया गया है, ये पाया गया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये जगह भी पूछ लेंगे किस स्टेट में पाया गया। ये देखिए, ये इस तरह का कोयला होता है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का होता है। द हिंदू का ये एक मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि मणिपुर में जो पाए जाने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये वहाँ का एक संगठन है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF, ये बहुत मजबूत संगठन है। और जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे ये तब से का बना हुआ संगठन है। और ये एक दुर्जय उग्रवादी संगठन है, आज तक इसको कोई हरा नहीं पाया है। तो इस करके यहाँ पे क्या है कि केंद्र सरकार ने बोला अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, और अगर आप ये हथियारों का या हिंसा का रास्ता छोड़ते हैं तो आपको उसके बदले में एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और मणिपुर की भलाई के लिए आपको भी मौका दिया जाएगा और केंद्र सरकार के साथ मिलकर आप काम करें। तो याद रखना, केंद्र सरकार ने किसके साथ बातचीत का न्योता दिया है, मणिपुर का जो संगठन है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें है ना, जो मणिपुर की सबसे बड़ी जनजाति है कुकी जनजाति, उसके लोग इसमें ज़्यादा हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कुकी जनजाति कहाँ पर है, तो वो है मणिपुर की जनजाति। ठीक है, ये ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवर्धन बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया इंदौर MP में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते ये इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये है ना, कई हजार एकड़ में ये बायो CNG प्लांट बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, इंदौर में। और स्वयं PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। क्यों किया है कि जो भारत की जीरो कार्बन पॉलिसी है, यानी जीरो कार्बन लेके आना है भारत में प्रदूषण को खत्म करने के लिए, वो 2070 का टारगेट है, ये उसी में एक सहायक कदम है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे, जो गोवर्धन ये जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, तो ये बायो CNG प्लांट से रिलेटेड है। और इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पे लॉन्च किया गया है या कहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया, तो वो किया गया है इंदौर में PM नरेंद्र मोदी द्वारा। यह बायो प्लांट लाखों टन कचरे, यानी जो वेस्ट होता है, प्लास्टिक होती है, बायो वेस्ट होता है, जैसे गोबर होता है, कचरा होता है, कूड़ा होता है, इस सबों को, या फसलों का जो कचरा होता है उसको ऊर्जा में तब्दील करेगा, गैस में तब्दील करेगा, यानी प्रदूषण भी नहीं होगा, साथ में लोगों को ऊर्जा भी मिलेगी और गैस भी मिलेगी। और यह किसके तहत किया जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन का जो 2.0 जो है उसका दूसरे चरण के तहत ये किया जाएगा। और ये जो बायो CNG प्लांट है ये हजारों एकड़ में बनेगा। ठीक है, तो याद रखना, यानी ये कचरे का निपटान करने के साथ प्रदूषण को भी कम करेगा और ऊर्जा और गैस भी मुहैया करवाएगा लोगों को, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। जो ये गोवर्धन बायो CNG प्लांट है, इसमें ये बोला गया गोवर्धन। इस योजना को आपको आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेंगे कि गोवर्धन योजना जो सेंटर के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, उसका क्या नाम है, तो उसकी फुल फॉर्म है, देखो, गैल्वेनाइजिंग। G से गैल्वेनाइजिंग, O से ऑर्गेनिक, और B से बायो, और जो R से रिसर्च, यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च। इसका मतलब ये हुआ कि गोबर की फुल फॉर्म ये होगी कि जो बायो का कचरा है या जो शहर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उससे ऊर्जा बनाई जाएगी और प्रदूषण को खत्म किया जाएगा। और ये है इसकी फुल फॉर्म, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये देखो, इंदौर में, जगह याद रखना कहाँ पे किया गया है, ये इंदौर जो MP का एरिया है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और इस तरह से ये बनेगा। ठीक है,
रसिया ने क्या किया है कि कीव और खार्किव में थोड़ा है इसने मतलब कि जो दूसरे देशों का प्रेशर है वो उस पर झुकना शुरू कर दिया। क्यों झुकना शुरू कर दिया है? यानी जो दूसरी नाइबरिंग कंट्री के हैं जो लोग, उनके लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, और जो उनकी बात है नाइबरिंग कंट्री है उनको हेल्प करनी शुरू कर दी है। तो ये थोड़ा हम मतलब अच्छा कदम है कह सकते हैं आप रसिया का। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी आई हुई है द हिंदू पे। चाइना ने स्टार्ट इवैक्यूएशन प्रोसेस, यानी चीन देश द्वारा अपने लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया गया है। ठीक है। तो आजकल सबसे ज़्यादा न्यूज़ जो आ रही है रशिया और यूक्रेन के मुद्दे पर ही आ रही हैं। वॉशिंगटन एक्सपेल्स 12 मॉस्को यूएन डिप्लोमेट्स ऑन स्पाइंग चार्जेज। वॉशिंगटन ने क्या किया है कि 12 जो मतलब 12 जो मॉस्को के ये थे मतलब स्पाई थे, जो कि 12 जो इसके मतलब एक तरह से खोजबीन करने वाले स्पाई जो होते हैं, जो एक तरह से सूचना गुप्त सूचना लेके देते हैं, यानी कि एक तरह से गुप्तचर है, उनको पकड़ा गया है और उनको स्पाई चार्जेस में जेल में डाल दिया गया है। फॉर्मर यूएसए ऑफिशियल्स विजिट ताइवान। देख रहे हो मतलब जैसे ही रूस ने यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, तो इसके रिएक्शन में रूस और चीन के खिलाफ में अब क्या करेंगे, यूएसए जो है वो ताइवान की उसने क्या कर दिया, ताइवान की विजिट करनी शुरू कर दिया। क्यों कर दिया है? अब वो ये मुद्दा उठाएगा कि ताइवान जो चीन का पार्ट नहीं है, और वो किसका पार्ट है, वो एक अलग से कंट्री है, वो एक सेपरेट कंट्री है, संप्रभु कंट्री है, सोवरन कंट्री है। तो आपने याद रखना 21 ऑफिशियल ने ताइवान की अभी विजिट किया, तो यूएस ऑफिशियल ने की है। और ताइवान अभी किसका पार्ट माना जा रहा है? अभी चाइना का पार्ट माना जा रहा है, लेकिन अभी यूएस कह रहा है कि ये चाइना का पार्ट नहीं, एक सोवरन कंट्री है। और ताइवान भी इस बात को बहुत गर्मजोशी से उठा रहा है। तो मतलब यूक्रेन के रिएक्शन में यूएस ने चाइना और रशिया को ताइवान के नज़रिए से टारगेट किया है। ठीक है, आपने याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया कि सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे जो भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये शिक्षा मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। तो आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, इसने यह काम किया गया माई गवर्नमेंट इंडिया के साथ मिलकर। और क्यों किया गया है? ये एक भाषा संगम को बढ़ावा देगा। कैसे एक भाषा संगम को बढ़ावा देगा? इस पे माई गवर्नमेंट इंडिया पे आप जाके ये पोर्टल खोलोगे और भाषा संगम लिखोगे, और यह भाषा संगम ऐप भी है, इस ऐप को आप खोलोगे, वहाँ पर हर तरह की भाषाएं होंगी। भारत की जो भाषाएं हैं 22 भारतीय भाषाएं हैं जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा है, यानी संवैधानिक दर्जा है, और शेड्यूल 8 में अनुसूची 8 में इनको डाला गया है। इन 22 भारतीय भाषाओं को आप यहाँ सीख सकते हो, वहाँ पर फैला सकते हो, साथ में वहाँ पर आप कम्युनिकेट कर सकते हो 22 की 22 भाषाओं में। इसी करके इसको क्या बोला गया है? भाषा संगम बोला गया है। ठीक है, यानी सभी भाषाओं को फैलाना और अपने देश की भाषाओं को सीखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी है ये भी इसी भाषा संगम ऐप से जुड़ी हुई है, ताकि बहुभाषावाद को, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। ठीक है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये इसको भी इसमें टैग किया गया, आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 days and 6.7 लाख रिफ्यूजीज द वर्ल्ड इज इन थ्रोज ऑफ ए क्राइसिस। यानी जो यूक्रेन में 6.7 लाख, पौने 7 लाख, तकरीबन 7 लाख के नियर रिफ्यूजी हैं जो यूक्रेन छोड़ना चाहते हैं। इनमें यूक्रेनियन, नॉन यूक्रेनियन, इवन इंडियन, चाइनीज, पाकिस्तानी, यूरोपियन, अमेरिकन सब हैं। यानी 7.5 लाख रिफ्यूजी यूक्रेन से बाहर निकलना चाहते हैं, याद रखना। और जब ये बाहर निकलने में सक्सेस हो जाएंगे तो ये वैसे भी जिस भी देश में जाएंगे वो भी इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बड़ा ही मुश्किल होगा उसकी इकोनॉमी के लिए। ये आपने याद रखना है, ये न्यूज़ जुड़ी हुई है, जो ये जुड़ी हुई है एक आंदोलन से। क्या आंदोलन हुआ था? ये बहुत ही चर्चा में है आजकल सोशल मीडिया पे, इस पे क्वेश्चन बनने बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन को लेकर एक बहुत बुरी प्रथा खत्म हुई थी केरला में, साउथ इंडिया में। ठीक है, ये तो क्या था कि एक मतलब ड्रेस नहीं पहनने दी जाती थी 1822 में, जो वुमेन होती थी किसकी, नादर। नादर एक लोअर कास्ट है, कहाँ पर, केरला में। इस जो लोअर कास्ट नादर की वुमेन को ड्रेस नहीं पहनने दी जाती थी, शाहनार, शाहनार इनको बोला जाता था। और इनके ऊपर ड्रेस पहनने पर एक अपर कास्ट थी केरला में, नायर।
ये नायर के द्वारा पब्लिकली इनको पीटा जाता था। यानी जो वुमेन थी नादर कम्युनिटी की, लोअर कास्ट की, तो उनको ऐसे न्यूड रखा जाता था ऊपर से इस तरह से। यानी हर जगह जा, चाहे वो किसी भी जगह जाए, खेत में, जल में, जंगल में, या किसी भी प्लेस पे, रोड पे या दूसरे शहर में, तो हर जगह उनको ऐसे न्यूड ही जाना होता था। ये गंदी प्रथा, ये बेहद ही नीच प्रथा थी, जो बेहद ही चीप प्रथा थी। ये कास्टिज्म का एक बहुत ही क्रिटिकल स्वरूप था जो कि केरला में था। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे इससे तंग हो गए और एक लेडी ने 1859 में, 1859 में त्रावणकोर में क्या किया कि इससे तंग होकर उसने ये कह दिया कि मैं ये प्रथा को फॉलो नहीं करूंगी। तो क्या था, जो नायर कास्ट थी, अपर कास्ट थी केरला की, उसने उस लेडी के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो उस लेडी ने को इतना टॉर्चर किया गया ये टैक्स के नाम पर और इस प्रथा के नाम पर, जो उसने उसके अपने ब्रेस्ट थे, उसने ये देखिए इस तरह से रहना पड़ता था औरतों को। यार यार पिछड़ेपन की और घटियापन की हद होती है, इसमें तो हद क्रॉस हो गई। मतलब किसी से ऐसी क्या खुंदक कि वो अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकता, खा नहीं पी सकता, जी नहीं सकता। ये कास्टिज्म का सबसे गंदा स्वरूप है। ये वैसे कास्टिज्म ही गंदा स्वरूप है, लेकिन इस तरह का तो मतलब ऐसे लोगों को, ऐसी प्रथाओं को बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस तरह से उनको रखा जाता था। तो एक लेडी ने तंग आकर क्या किया कि उसने अपने ब्रेस्ट ही काट दिया, और जो टैक्स लेने आया था, जो कि अपर कास्ट का था, और जो वहाँ पे पूरी की पूरी मतलब एक सभा बैठी थी इनकी, जो नायर थे, नायर की सभा जब वहाँ पर उसके ऊपर टैक्स लगाने आई और साथ में ये कहा कि उसको ये फॉलो करना पड़ेगा, वो अंदर गई और उसने अपने ब्रेस्ट काट के और उन्हीं को दे दी। ये कहा कि ये प्रथा तुम ही फॉलो करो और मैं ये जड़ ही खत्म कर रही हूँ इस चीज़ की। तो उसके बाद क्या हुआ कि त्रावणकोर की जो गवर्नमेंट थी उसने एक बिल पास किया और ये कहा कि जो नादर वुमेन है वो अपनी कम्युनिटी के हिसाब से रह सकती हैं और अपनी ब्रेस्ट कवरिंग कर सकती हैं। ब्रेस्ट कवरिंग के साथ साथ उनको किसी भी तरह रहने की आज़ादी है। और तब के बाद से त्रावणकोर में क्या हो रहा है कि इस प्रथा को मनाया जा रहा है, इस आंदोलन को मनाया जा रहा है। यानी पहले एक बुरी प्रथा थी, अब उस प्रथा को मतलब खत्म करने के बाद क्या हुआ, यही प्रथा मनाई जाने लगी कि ये आंदोलन फिर पूरे केरल में फैल फैल गया। और खासकर जो त्रावणकोर का एरिया था, 1909 में ये इतना फैल गया कि इस प्रथा को मनाया जाने, इस आंदोलन को एक तरह से आज़ादी का आंदोलन, या आप ये कह सकते हो इसे एक प्रथा की तरह, कल्चर की तरह मनाना शुरू कर दिया। और ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इन्हीं डेज को 3-4 मार्च के आसपास ये वहाँ पे प्रथा या आंदोलन को सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा, जो नादर वुमेन है, यानी जिनको आज़ादी मिली थी गंदी प्रथा से, उन्होंने इस आंदोलन को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है एक जीत के रूप में, और बहुत ही अच्छी बात है। तो इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि त्रावणकोर में किस कम्युनिटी को आज़ादी मिली थी, तो वो थी नादर कम्युनिटी। और ब्रेस्ट कवरिंग कहाँ की बुरी प्रथा थी, तो वो त्रावणकोर केरल की थी, जिसको 1919 में पूरे केरल में ख़त्म कर दिया गया था। तो आपने ये ध्यान में रखना है। ये था पूरा का पूरा आज का डिस्कशन, 3 और 4 मार्च 2022 का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।